नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय और बिहार एसएससी सीजीएल 4 के आज की इस वीडियो में हम लोग साथियों साइंस के प्रैक्टिस सेट संख्या 3 को देखने वाले हैं। इससे पहले 2 शानदार सेटों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख ले। कुछ दिनों से साथियों 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ साथियों व्यस्तता चल रही थी। अब से साथियों रेगुलर वीडियो आता रहेगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम में, चाहे वो बिहार एसएससी सीजीएल 4 हो या इंटर स्तरीय एग्जाम हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग 25 मिक्स क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप 20 प्लस स्कोर करते हैं तो साइंस में स्थिति आपकी अच्छी है। अगर 20 से कम अंक आपके साइंस में आ रहे हैं तो साइंस में आपको साथियों काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपका साथियों लगातार मेहनत, प्रैक्टिस सेट, रिवीजन, ये सभी चीज़ें आपको सफलता की ओर लेके जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग 25 साइंस के शानदार क्वेश्चन को विथ डिस्कशन के साथ देखने वाले हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में अंत में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार क्वेश्चन के साथ इस सेशन की। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मूल एसआई मात्रक नहीं है? बताएं इनमें से कौन मूल एसआई मात्रक नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन जो है वो मूल एसआई मात्रक नहीं है। बात करें मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो मूल मात्रकों की संख्या 7 है। 7 में आपको याद रखना है, सबसे पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है याद रखेंगे आप समय, चौथा है विद्युत धारा, पांचवा है ताप, छठा है पदार्थ की मात्रा, याद रखना है पदार्थ की मात्रा, और सातवां है ज्योति तीव्रता, याद रखना है ज्योति तीव्रता। तो लंबाई का मात्रक आपको पता है मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकंड है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, ताप का मात्रक केल्विन है, पदार्थ की जो मात्रा है उसका मात्रक मोल है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। तो ये 7 मूल मात्रक हैं जिसके प्रमुख मात्रक है। न्यूटन साथियों मूल एसआई मात्रक नहीं है। एसआई पद्धति में 2 सहायक मात्रक भी होते हैं, समतल कोण जिसका मात्रक रेडियन है, दूसरा ठोस कोण जिसका मात्रक स्टेरेडियन है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है जो मूल एसआई मात्रक नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी, जिनका भी आ रहा था बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अगला, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए जबकि द्रव्यमान वहीं रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखेंगे, अगर पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाएगी तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो 2% बढ़ जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, उसकी गति की स्वतंत्रता कोटि कितनी होगी? 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी या 0 होगी? अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा 3 होगी। 3 इसमें टर्म है जो आपको याद रखना है। पहला टर्म ध्यान से सुनिएगा, जब कोई कण सीधी रेखा में गति करेगी, याद रखेंगे जब कोई कण सीधी रेखा में गति करेगी अर्थात किसी एक अक्ष पर ही गति करेगी तो उस कण की जो स्वतंत्रता की कोटि होगी वो 1 होगी, जैसे सरल लोलक की गति। दूसरा टर्म, जब कोई कण 2 दिशाओं या अक्षों में गति करेगी तो कण की स्वतंत्रता की कोटि 2 होगी, जैसे फर्श पर किसी चींटी की गति वो दोनों दिशा में गति कर सकती है। जब कोई कण, तीसरा टर्म, स्वतंत्र आसमान में गति करेगी अर्थात तीनों दिशाओं में या तीनों अक्षों में वो गति करेगी तो उस कण की जो स्वतंत्र की कोटियाँ होगी वो 3 होगी। याद रखना है 3 होगी। तो 3 टर्म हम लोगों ने देखा। पहला सीधी रेखा में 1 कोटि, 2 दिशाओं में 2 कोटि और स्वतंत्र में 3 कोटि। तो तीनों बात याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बिल्कुल बनाएंगे। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है ओम मीटर, ओम -1, मीटर -1, ओम मीटर -1, ओम -1 मीटर। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है ओम -1 मीटर -1 होता है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगर आपने साथियों प्रीवियस वीडियो में
मात्रक और विमा का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो को देख लेते हैं तो मात्रक और विमा में कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। और मात्रक और विमा दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्न आपके दोनों एग्जाम में पूछे जाएंगे। हर शिफ्ट में मात्रक और विमा से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ओम मीटर किसका मात्रक है? अगर पूछा जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट चालकता का ओम -1 मीटर -1। अगर विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जाए तो ओम मीटर। एक पूछा जाता है चालकता। चालकता का एसआई मात्रक होता है ओम -1 यानी इसे हम लोग महो भी कहेंगे। तो महो किसका एसआई मात्रक होता है? चालकता का एसआई मात्रक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, जिनका भी आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता कम हो जाएगी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जिनका भी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रम है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। जल में इस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? यानी लैम्डा 2 की वैल्यू पूछी गई है। लैम्डा 1 की वैल्यू दी गई है, लैम्डा 2 की वैल्यू पूछी गई है। तो म्यू बराबर आपको पता है क्या होता है? लैम्डा 1/λ2। सिंपल सा फॉर्मूला है। म्यू की वैल्यू यानी अपवर्तनांक की वैल्यू 4/3 दी गई है और लैम्डा 1 की वैल्यू दी गई है 6400 एंगस्ट्रम बाय लैम्डा 2 की निकालनी है आपको। 4 से 6400 1600 बार में और 1600 गुना 3 यानी 4800 4800। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यानी लैम्डा 2 की वैल्यू निकल कर आएगी 4800, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? बताएं। 4 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री या 0 डिग्री? तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार भोजन को 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर भोजन को फ्रीज में रखने से सूक्ष्मजीव अर्थात बैक्टीरिया का विकास रुक जाता है। रेफ्रिजरेटर में आपको पता है CFC का प्रयोग किया जाता है। इसे ही हम लोग फ्रीऑन के नाम से जानते हैं और फ्रीऑन जो है ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण भी है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? इजी क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत धारा ज्ञात करने में किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक पूछा जाता है, उच्च प्रतिरोध मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उच्च प्रतिरोध मापने के लिए मैगर का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है, मैगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SSC में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो याद कर लीजिएगा, विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की जो कोटि है वो 10⁻6 ओम है। याद रखना है। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात को ही विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का हम लोग देखेंगे। 20 ग्राम जल का ताप 15 डिग्री से 65 डिग्री सेल्सियस करने के लिए ऊष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? 50 कैलोरी या 1 किलोग्राम कैलोरी या 2.5 किलोग्राम कैलोरी या 20 कैलोरी? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। Q बराबर फॉर्मूला होता है MS डेल्टा T। M की वैल्यू दी गई है 20 ग्राम। S यानी विशिष्ट ऊष्मा बराबर होता है 1 कैलोरी बाय G डिग्री सेल्सियस। तो 1 कैलोरी बाय G डिग्री सेल्सियस विशिष्ट ऊष्मा और डेल्टा T यानी दोनों ताप के बीच अंतर यानी तापमान में अंतर। 65 डिग्री से -15 डिग्री करना है तो कितना अंतर है? 50 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। तो G से G कट जाएगा, सेल्सियस से सेल्सियस कट जाएगा, तो 20 गुना 50 यानी 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यानी 1 kg कैलोरी।
1 किलोग्राम कैलोरी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनका भी आ रहा है। अगला प्रश्न, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बताएं, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 2 टर्म याद कर लीजिएगा, दाब बढ़ने से और अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अशुद्धि मिलाने पे पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है। 3 टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अशुद्धि मिलाने पे द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा, दाब बढ़ाने पे भी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा, अशुद्धि मिलाने पे पदार्थ का गलनांक कम हो जाएगा। और निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, जिनका भी आ रहा है, बिल्कुल सही है। जल में CO2 प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर किस प्रकार का होगा? ऑक्सीकारक है, क्षारीय प्रकृति का है, या अम्लीय प्रकृति का है, या एक अपचायक है? तो जल में CO2 प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर जो होगा वो आपको याद रखना है अम्लीय प्रकृति का होगा। सही उत्तर ऑप्शन सी, जिनका भी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिससे हाइड्रोजन आयन अलग हो जाते हैं और इसकी अम्लता बढ़ जाती है। वातावरण में उपस्थित SO2 और NO2 जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, जो अम्लीय वर्षा का भी कारण माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का है। क्वेश्चन अगला, कॉपर परमाणु का आध अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। H2 यहाँ पे सुधार लेंगे, H2 इसके बाद है H2O8। H2H2O8 की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है, बताएं। +4 है, +5 है, +6 है, या +7 है? H2H2O8 में S की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो याद रखना है, कितनी है? 6 है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोरोन का निष्कर्षण किस खनिज से किया जाता है? बताएं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बोरोन का निष्कर्षण कोलेमेनाइट खनिज के द्वारा किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी, जिनका भी आ रहा है, बिल्कुल सही है। पूछा जाए एजुराइट से किस खनिज का निष्कर्षण किया जाता है? तो एजुराइट अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। एजुराइट से कॉपर का, कोलमेनाइट से याद रखना है बोरोन का, लिमोनाइट से आपको पूछा जाए तो आयरन का, लिमोनाइट से आयरन का। एक पूछा जाता है कैसीटेराइट, याद रखना है कैसीटेराइट, कैसीटेराइट से किसका निष्कर्षण किया जाता है? टीन का निष्कर्षण किया जाता है। तो ये 4 याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन, एसीटोनाइट्राइल का सूत्र क्या है? बताएं, एसीटोनाइट्राइल का सूत्र क्या होता है? तो सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा, एसीटोनाइट्राइल का सूत्र होता है CH3CN, यानी ऑप्शन ए, जिनका भी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथियों एग्ज़ाम जो है, जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है आपके एग्ज़ाम की डेट की घोषणा कर दी जाएगी और काफ़ी ही कम समय बचेगा आपके पास। इसलिए साथियों अभी से तैयारी में लग जाइए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए और इस साल ठान लीजिए कि हमें हर हाल में सिलेक्शन लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 17, प्राकृतिक सिल्क है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पॉलीएमाइड जो है एक प्रकार का प्राकृतिक सिल्क है। पॉलीएमाइड एक प्रकार का बहुलक है जो एमाइड नामक एकलस के आपस में जुड़ने से बनता है। पॉलीसेकेराइड जटिल कार्बोहाइड्रेट है। यह साथियों कई एकल शर्करा के अणुओं से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट की तरह ना तो यह जल में घुलनशील है, ना इसका स्वाद मीठा होता है। रेयॉन के बारे में पूछा जाता है तो रेयॉन एक कृत्रिम सिल्क है जिसका निर्माण सेल्यूलोज से किया जाता है। प्राकृतिक सिल्क पॉलीएमाइड है। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। बताएं किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकांश प्रोटिस्टा में। याद रखना है
अधिकांश प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। मोनेरा की बात करें तो मोनेरा प्राकैरियोटिक जीव जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। जैसे आपको याद रखना है नील हरित शैवाल तथा जीवाणु। जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकेन, याद रखना है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसके बाद प्लांटी के बारे में पूछा जाए तो प्लांटी इसमें बहुकोशिकीय पादप आते हैं। इसके अंतर्गत ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, अनावृत बीजी तथा आवृत बीजी आते हैं। इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति का जो अभाव होता है वो अधिकांश प्रोटिस्टा में इसका अभाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं, बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। डीएनए कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए के श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए के एक श्रृंखला में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। याद रखेंगे। अगर पूछा जाए एडेनिन तथा थायमिन में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं तो एडेनिन तथा थायमिन में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं और ग्वानिन तथा साइटोसिन में 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल कौन सा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में जो उपयोगी शैवाल होता है, मैनी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है, क्लोरेला। याद रखना है क्लोरेला शैवाल के क्लोरोप्लास्ट में हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं और बहुत तेजी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें होती है। इसके बाद स्पाइग्रोगायरा शैवाल जो ठहरे हुए जल में पाया जाता है, इसे तालाब का रेशम यानी पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जो है पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है। भारतीय फाइकोलॉजी यानी शैवाल के जनक प्रोफेसर MOP अयंगर को माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्लोरेला हो जाएगा। छुई मुई किस कुल का पौधा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो छुई मुई याद रखना है आपको लेग्यूमिनोसी कुल का पौधा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सुई मुई के अलावा आपको याद रखना है आपको मटर, मूंगफली, सोयाबीन ये सभी लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे माने जाते हैं। इसके बाद सेलोनेसी कुल का जो पौधा है वो आपको याद रखना है। इसमें आलू, बैगन, तंबाकू, धतूरा ये सभी सेलोनेसी कुल के पौधे माने जाते हैं। कंपोजिटी के बारे में पूछा जाए तो कंपोजिटी कुल का जो पौधा है उसके अंतर्गत सूरजमुखी, गुलदाउदी, गेंदा लिख लेंगे। सूरजमुखी, गुलदाउदी, गेंदा ये सभी कंपोजिटी कुल के पौधे माने जाते हैं। इसके बाद एक पूछा जाता है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी कुल का पौधा कौन कौन सा होता है तो मूली, सलजम, सरसों ये सभी क्रूसीफेरी कुल के पौधे माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लेग्यूमिनेसी। और कभी कभी पूछा जाता है रूटेसी कुल का पौधा, तो रूटेसी कुल का पौधा नींबू, संतरा, मौसम्बी ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवाणु में नहीं पाई जाती है, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा अंतःप्रद्रवी जालिका तथा कोशिकांग का अभाव देखने को मिलता है जीवाणु में। याद रखना है जीवाणु में ये दोनों का अभाव पाया जाता है, एक अंतःप्रद्रवी जालिका और एक कोशिकांग का। जीवाणु की खोज 1983 ईस्वी में हॉलैंड के निवासी आपको याद रखना है ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। जीवाणु का शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। इसके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली होती है। जीवाणु का आकार 2 से 10 म्यू तक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाली तंतुकीय ऊतक कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। हड्डी को परस्पर जोड़ने वाली तंतुकीय ऊतक कौन सा है। वसा ऊतक है, कंडरा है, स्नायु है या पेशी ऊतक है। तो इजी क्वेश्चन है, हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाला ऊतक को हम लोग
स्नायु यानी लिगामेंट कहेंगे। सही उत्तर ऑप्शन सी, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। मांसपेशी को अस्थियों तथा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ने वाला जो उत्तक है उसे हम लोग टेंडन कहेंगे। वसा संयोजी उत्तक में गोलाकार एवं अंडाकार कोशिका पाई जाती है, जिसमें वसा की बूंदें भरी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी लिगामेंट। अगला क्वेश्चन, पेलाग्रा रोग किस पदार्थ की निरंतर कमी से होता है? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा B3। B3 को हम लोग क्या कहेंगे? नियासिन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पेलाग्रा रोग जो होता है वो विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से होता है। बात करें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से आंख का लाल होना। विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से बुद्धि का कमजोर होना। विटामिन B5 याद रखना है, विटामिन B5 जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, इसकी कमी से इंसोमेनिया, पाचन तंत्र प्रभावित होता है। और विटामिन सी यानी एस्कोर्बिक एसिड की कमी से, याद रखेंगे, स्कर्वी रोग होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नियासिन। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या होता है? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी गर्भाशय की दीवार को मोटा करना, इसमें रुधिर परिसंचरण बढ़ाना, इसकी कोशिकाओं में वसा और ग्लाइकोजन के भंडारण को बढ़ाना, ये सभी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कार्य माने जाते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नीचे साथियों कमेंट कर जरूर बताइएगा कि 25 प्रश्नों में आपका सही कितना है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगले दिन फिर से हम लोग साइंस के शानदार 25 क्वेश्चन को सेट 4 में डिस्कस करेंगे। वीडियो का जो PDF है वो नाम नॉलेज हब टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, ताकि आप साथियों रिवाइज कर सके। पार्ट 1 और पार्ट 2 का PDF आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया गया है। नहीं जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे नाम नॉलेज हब, आपको टेलीग्राम ग्रुप शो हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।